हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि जीएसटी आखिर होता क्या है। वस्तु एवं सेवा कर यह किस प्रकार हम पर लगता है और किस प्रकार हम इसका भुगतान करते हैं, इसकी जो भी प्रक्रिया ना उसको समझेंगे। देखिए, जीएसटी के बारे में समझने से पहले हमें समझना होगा कि कर क्या होता है। देखिए, कर जो देश की सरकार होती है उसके पास में अपनी आय उत्पन्न करने के लिए कई सारे स्रोत होते हैं, यानी कि सरकार के पास कई सारे तरीकों से पैसे आते हैं। उसमें से अधिकांश पैसा टैक्स से आता है। सरकार क्या करती है कि अपने नागरिकों पर अपने देश में भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स से पैसा वसूलती है और उसी से देश में विकास के कार्यों को करती है। तो कर क्या हुआ? कर एक ऐसा पैसा होता है जो देश की जनता से ही वसूला जाता है और उसी पर देश की जनता पर ही उसके विकास के लिए सार्वजनिक योजनाओं के लिए खर्च किया जाता है, यानी कि देश का पैसा देश पर ही खर्च किया जाता है। देखिए, अब समझते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो कर किसी व्यक्ति से या फिर किसी कंपनी से वसूला जाता है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। जैसे पहला उदाहरण समझिए, आयकर। आयकर तो आपने बहुत बार सुना होगा। आयकर किसी व्यक्ति की जो आय होती है, जो पैसा कमाता है, उस पर एक टैक्स लगता है, उसे ही बोलते हैं आयकर। दूसरे प्रकार का कर है निगम कर। जिस प्रकार एक व्यक्ति पैसा कमाता है उसी प्रकार जो कंपनियां होती है वो भी पैसा कमाती है, उनकी आय पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। तीसरे प्रकार का कर है पूंजी लाभ कर। इसको ध्यान से समझिएगा, पूंजी लाभ कर। पूंजी का तो मतलब आप जानते हो। जैसे समझिए, आपने कोई सोना खरीदा, हीरा चांदी ऐसे सामान खरीदे, या फिर कोई जमीन जायदाद हो गई, प्लेट हो गया, ऐसे कोई वस्तुएं खरीदी ना, और उनको कुछ समय के बाद में ज्यादा पैसों में बेच दिया, तो आपको बेचने पर जो लाभ हुआ ना उस पर भी एक टैक्स सरकार को देना होता है। उसी टैक्स को बोलते हैं पूंजी लाभ कर। देखिए, ब्याज कर क्या होता है? देखिए, ब्याज कर को समझते हैं। जैसे आपने कोई बैंक में पैसा जमा कराया, आप बैंक में कई तरीकों से पैसा जमा कराते हो, करंट अकाउंट के रूप में भी और फिक्स डिपॉजिट के रूप में भी। सरकार एक सीमा तय करती है कि इस सीमा से ऊपर अगर किसी व्यक्ति को फिक्स डिपॉजिट पे वार्षिक लाभ होता है तो उसे एक टैक्स देना होता है। जैसे सरकार ने तय किया 50,000 रुपए, तो अगर आपको फिक्स डिपॉजिट पे एक साल का 50,000 रुपए से ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो आपको एक टैक्स देना होगा सरकार को, तो उसी टैक्स को बोलते हैं ब्याज कर। ठीक है। तो पांचवें प्रकार का कर होता है प्रतिभूति कर। प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। मैंने दो वीडियो डाले हुए हैं, एक तो आरबीआई का कार्य, दूसरा है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, यानी कि बैंक इसको किस प्रकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रतिभूति किसे कहते हैं। तो प्रतिभूति कर क्या होता है? प्रतिभूति के लेन देन पर, यानी कि खरीदने बेचने पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं प्रतिभूति कर। इसमें भी एक टैक्स देना होता है। ठीक है। जो प्रत्यक्ष कर होता है, जिस पर लगता है उसे ही चुकाना पड़ता है। इसका भार हम दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझ पर जो मैं पैसा कमा रहा हूं, अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो वो मुझे ही चुकाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब अप्रत्यक्ष कर को समझते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो कर किसी वस्तु या सेवाओं पर लगता है उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। पहला कर क्या होता है? पहला कर है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी। जैसे आप अगर विदेश से कोई वस्तु भारत में मंगा रहे हो तो उस पर एक शुल्क देना पड़ेगा सरकार को, जिसे बोलते हैं कस्टम शुल्क या फिर सीमा शुल्क। ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर हम देश से बाहर कोई वस्तु भेज रहे हैं तो उसको बोलते हैं निर्यात, यानी कि देश से बाहर वस्तु को निकालना, निर्यात करना। और अगर बाहर से वस्तु अंदर आ रही है तो उसको बोलते हैं आयात। ठीक है। अब दूसरा टैक्स सेवा कर। सेवा तो आप समझ ही रहे हो कि सेवा में जैसे आप प्लेन हो गया, प्लेन में जो यात्रा करते हैं वो भी तो एक सेवा हो गई। जब आपको पैसे देकर कोई वस्तु ना मिले लेकिन आपको ऐसा लगे कि जो आपको पैसे की भरपाई हो गई है, जैसे आपका केबल टीवी वाला है, तो केबल टीवी वाला कोई आपको वस्तु थोड़ी ना देता है, वो आपको कुछ मनोरंजन के चैनल देता है देखने के लिए।
उसमें आपको मजा आ जाता है, तो वो भी एक सेवा हो गई। इसी प्रकार बसों में, ट्रेनों में आप सफर करते हो तो वो भी एक सेवा ही है। और भी कई प्रकार के, टेलीफोन में आप बात करते हो, ये भी सेवा ही है, ठीक है ना। तो सेवा पर भी एक टैक्स देना होता है, उसे बोलते हैं सेवा कर। तीसरा है वेट। वेट को समझिए, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर होता है। इसको हम डिटेल से अभी इसके बाद में समझेंगे। मूल्य वर्धित कर क्या होता है कि वस्तुओं को मूल्य बढ़ाने पर सरकार को एक टैक्स देना होता है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु को मूल्य बढ़ाकर बेचेंगे, कब लगता है ये, वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अगर बेचेंगे तो उस पर एक टैक्स देना होता है सरकार को, उसे बोलते हैं मूल्य वर्धित कर या वेट। ये कौन लगाता है, राज्य सरकार। चौथे प्रकार का कर होता है प्रवेश कर, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार। भाई देखिए समझिए कि जरूरी नहीं कि एक ही राज्य में अपनी जरूरत की सभी वस्तुएं हों। मान लीजिए कि हरियाणा में कपास नहीं होता है और राजस्थान में कपास होता है, तो जो हरियाणा का कपास कहां पर आएगा, भाई राजस्थान में भी तो कपास चाहिए ना, तो राजस्थान में कपास आएगा। तो वहां से जो व्यापार हरियाणा से वस्तुएं आएगी राजस्थान में, तो उस पर एक टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं प्रवेश कर। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार किया जाता है तो उस पर एक प्रवेश पर एक टैक्स लगता है, ठीक है। तो पांचवें प्रकार का होता है उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क क्या होता है कि कोई भी वस्तुओं का निर्माता होता है, किसी ने भी फैक्ट्री में वस्तुओं का निर्माण किया, तो जो प्रथम में, यानी कि जैसे मैंने कोई फैक्ट्री डाली, अब मैं कोई वस्तुओं का निर्माण करूंगा, तो मैं जब वस्तुओं को बेचूंगा तो मुझे दो प्रकार के टैक्स देने होते हैं। पहला होता है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरा होता है एक्साइज ड्यूटी, यानी कि उत्पाद शुल्क। तो उत्पाद शुल्क क्या होता है, निर्मित वस्तुओं, यानी कि वस्तुओं का जो निर्माता होता है उसे सरकार को एक टैक्स देना होता है अपनी वस्तुओं पर, उत्पाद पर, उसे बोलते हैं उत्पाद शुल्क, ठीक है। अब जो ये टैक्स होते हैं ये आखिर किस प्रकार वसूले जाते हैं, देखिए दोस्तों, आखिर टैक्स किस प्रकार लगाया जाता है, आखिर इसकी प्रक्रिया क्या होती है। मैं आपको एक टैक्स का उदाहरण लेके बताता हूं। तो अपना टैक्स है वेट। वेट का पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि मूल्य वर्धित कर। अब ये कब लगाया जाता है, देखिए जब भी कोई व्यक्ति वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ाकर बेचता है तो उसे एक टैक्स देना होता है सरकार को, उसे बोलते हैं वेट या मूल्य वर्धित कर। उदाहरण से समझिएगा, जैसे एक व्यक्ति, ये व्यापारी है, अगर ये व्यापारी कोई वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, इसने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी, यानी कि कितने में, 500 रुपए में। अब ये 500 रुपए बढ़ाकर, क्योंकि इसको खुद को भी तो लाभ चाहिए ना, तो 500 रुपए का लाभ के लिए 500 रुपए का लाभ मिलेगा तो कितने में बेचेगा, 500 प्लस 500 यानी कि 1000 रुपए। तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 1000 रुपए, यानी कि सामने वाले ग्राहक को 1000 रुपए में बेचेगा। लेकिन इसने मूल्य बढ़ाया है, यानी कि मूल्य बढ़ा दिया ना भाई, 500 की वस्तु पर 500, तो इससे सरकार को टैक्स देना होगा, कौन सा, वेट टैक्स। तो वेट टैक्स, जैसे मान लीजिए कि वेट टैक्स की वैल्यू है 15%, तो 15% इसे सरकार को देना होगा पैसा। तो 15% ये खुद अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, ये तो अगले यानी कि जो ग्राहक है उससे वसूलेगा। तो 1000 रुपए पर 15% टैक्स कितना होता है, 150 रुपए। तो कितना हो गया, 1150 रुपए ग्राहक से वसूलेगा। तो इस प्रकार वेट टैक्स लागू होता है, यानी कि जब भी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर बेचा जाता है तो हमें वेट टैक्स का भुगतान करना होता है, जो व्यक्ति मूल्य बढ़ाकर वस्तु को बेचता है, ठीक है ना। अब पूरी प्रक्रिया समझिए, जैसे मैं कोई फैक्ट्री डालता हूं, वस्तुओं का निर्माण करता हूं, जैसे कोई बिस्कुट की फैक्ट्री डालता हूं या फिर कोई भी अन्य चीज, टीवी की, मान लीजिए टीवी की फैक्ट्री डालता हूं, टीवी बनाता हूं, टीवी का निर्माण करता हूं। तो निर्माण करने के कारण में क्या होगा, निर्माता वो होता है जो वस्तुओं का निर्माण करता है, ये मैं हूं, ठीक है। अब मैंने वस्तुओं का निर्माण किया तो मैं प्रथम सबसे पहले अपनी वस्तुओं को किसको बेचूंगा, सामने वाले थोक विक्रेता को, जो मेरी जो टीवी है उसको बहुत बड़ी मात्रा में खरीदेगा। तो थोक विक्रेता अगर वस्तु को खरीदेगा तो मैं उससे दो प्रकार के टैक्स वसूलूंगा, क्योंकि मुझे अपनी वस्तुओं को जो बेचूंगा ना भाई, मैं तो इसको बेचूंगा ना, तो मुझे दो प्रकार के टैक्स देने होंगे, एक तो वेट टैक्स और एक होता है उत्पाद शुल्क। जैसे मान लीजिए कि उत्पाद शुल्क भी 5% है और वेट टैक्स भी 5% है, तो मुझे अगर कोई 100 रुपए की वस्तु बेचनी है तो मुझे इस पर 10% टैक्स कितना होता है, 10 रुपए। तो 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना होगा,
110 रुपए में सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, अब मैंने थोक विक्रेता को 110 रुपए में वस्तु बेच दी है। अब 110 रुपए में बेच दिया इसको। अब थोक विक्रेता को भी तो कुछ ना कुछ लाभ चाहिए, तो ये क्या करता है 110 पर इसका खुद का फायदा जोड़ लेता है कि मैं इसको 40 रुपए बढ़ाकर बेच देता हूं। तो ये 150 रुपए में इसको बेचता है सामने वाले को, लेकिन इसने भी मूल्य बढ़ाया ना भाई, 40 रुपए बढ़ाए ना, तो इसे सरकार को एक टैक्स देना होगा। कौन सा? वेट टैक्स। वेट टैक्स तब लागू होगा, प्रत्येक स्तर पर लागू होगा जब भी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर बेचा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5% वेट टैक्स था, हम 10% मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। लेकिन वेट टैक्स बराबर होता है, यहां भी जो वेट होगा ना वही वेट यहां देना होगा, वही वेट यहां होगा। ठीक है ना, आप इस पर कंफ्यूज मत जाएगा कि मैं यहाँ पे 10% क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन में पॉइंट में आंसर आएगा इसलिए। ठीक है ना, तो 10% कितना हो जाएगा? 15 रुपए। तो वस्तु सामने वाले को कितने में बेची जाएगी? 165 रुपए में। तो खुदरा विक्रेता इस वस्तु को 165 रुपए में खरीदता है। अब खुदरा विक्रेता ने 165 में खरीदी, तो ये खुद भी तो अपना फायदा चाहेगा, तो सामने वाले उपभोक्ता को कितने में बेचेगा? जैसे मान लीजिए कि ये 35 रुपए बढ़ाकर बेचता है, तो इसने जब वस्तु पर कितने रुपए बढ़ाए? 35 रुपए, यानी कि मूल्य बढ़ाया। तो मूल्य बढ़ाने पर कौन सा टैक्स देना होगा? वेट टैक्स। तो 165 में 35 जोड़ते हैं तो 200, और वेट टैक्स देना होगा उसे, जैसे 10% ही मान लेते हैं। ठीक है ना, तो 200 का 10% कितना होता है? 20 रुपए। तो जो उपभोक्ता होगा व्यक्ति, उसे कितने रुपए भुगतान करने होंगे? 220 रुपए। ठीक है, तो वेट टैक्स क्या होता है? वेट टैक्स जब भी वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि वस्तु को जब भी बेचा जाता है, यहां से यहां पर बिक रही है, यहां से यहां पर निर्माता थोक विक्रेता को बेच रहा है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को, और खुदरा विक्रेता उपभोक्ता को। तो प्रत्येक स्तर पर वेट टैक्स देना होता है। ठीक है ना, इस प्रकार टैक्स की प्रक्रिया होती है। अब ये समझते हैं कि जीएसटी आखिर क्यों लाया गया इसकी जगह। देखिए, एक कमी तो मैं यहां बता देता हूं। देखिए, जब 110 रुपए में थोक विक्रेता को वस्तु बेची गई, तो हमने देखा कि जो अब आगे वाला जो टैक्स लगा 10%, वो 100 रुपए पर तो लगा ही सही, लेकिन जो यहां से जो टैक्स लगा, इस पर जो थोक विक्रेता को टैक्स देना पड़ा, भाई कितना? 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा ना, तो उस पर भी आगे वाले स्तर पर टैक्स लगा। अब जो नया टैक्स लगा है वो 10 रुपए पर भी लगा है, यहां पर जो नया टैक्स लगा वो टैक्स पर भी टैक्स लगा। इस श्रृंखला में क्या हुआ कि टैक्स पर भी टैक्स लगता था। देखिए, जो जीएसटी लाया गया ना, वो अप्रत्यक्ष करों की जगह लाया गया है। कोई भी प्रत्यक्ष कर को हटा के जीएसटी नहीं लाया गया। ठीक है ना, तो जीएसटी में कौन से कर आते हैं? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, याद रखिएगा। अब कौन कौन से करों को हटाया गया और जीएसटी में सम्मिलित किया गया, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप समझिए कि जीएसटी को आखिर क्यों लाया गया। पुरानी जो जीएसटी व्यवस्था, पुरानी जो कर की व्यवस्था थी, उसमें क्या कोई कमी थी? तो हम 2-3 पॉइंट से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि पहला उदाहरण लेते हैं वेट का। वेट भी क्या था? एक अप्रत्यक्ष कर था, जो कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर यानी कि बिक्री पर लग रहा था। अब ये क्या है? एक राज्य सरकार का कर है। इसकी जो दर होती है, इस पर जो भी दर लगती है वस्तुओं और सेवाओं पर, इसका निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार। अब जैसे मान लीजिए कि हरियाणा में इसकी दर है 15%। अगर हरियाणा में इसकी दर 15% है, तो 100 रुपए की वस्तु कितने में मिलेगी? 115 रुपए में। और वहीं अगर जैसे दिल्ली में इसकी जो दर है वो 13% है, तो इसकी कीमत कितनी मिलेगी? 113 रुपए में। यानी कि दिल्ली वाले लोगों को यह वस्तु 113 रुपए में मिलेगी और हरियाणा वाले लोगों को 115 रुपए में। तो एक ही वस्तु का बस क्षेत्र अलग होने के कारण लोगों को अलग अलग दाम देना पड़ रहा है। तो यहाँ वाले लोगों के लिए ये वस्तु महंगी है और यहाँ वाले लोगों के लिए सस्ती। इसलिए सरकार ने क्या किया कि आखिर ऐसा क्यों हो, वस्तु का आखिर सभी को एक ही दाम देना चाहिए। भाई अधिकार है ना, ये तो कोई वस्तु को महंगी क्यों खरीदी? ठीक है ना, तो इसको खत्म करने के लिए यह सोचा गया कि अगर देश एक है तो कर भी एक ही होना चाहिए। पूरे देश के बाजार को एक करने के लिए वस्तुओं का दाम जो यहाँ है वहीं 500 किलोमीटर दूर भी होना चाहिए, किसी अन्य राज्य में भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए जीएसटी लाना जरूरी था। दूसरा है कर सीमा। कर सीमा क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कई सारी अप्रत्यक्ष कर बताई थी, उनमें क्या होता था कि प्रत्येक कर में अलग अलग सीमा थी। जैसे किसी कर में 50 लाख रुपए से
ज्यादा होने पर उसे ये टैक्स देना होगा। किसी कर में ये सीमा अलग थी, किसी कर में सीमा अलग थी, इसलिए भी बहुत एक जटिल प्रक्रिया थी। इसलिए जीएसटी को लाया गया कि एक ही सीमा, अगर सोचो एक ही सीमा होगी कि जैसे 15 लाख रुपए है, अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपए से ज्यादा का सामान बेचता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा, यानी ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्था लाना आवश्यक था। कर सीमा अलग अलग थी, इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा कांड था कर पर कर लगना। देखिए मैंने आपको पहले अभी बताया था कि वेट, जैसे मैंने कोई वस्तु 15% की वेट लगाकर सामने वालों को बेची, जब सामने वाला जो व्यापारी है वो आगे बेचेगा तो टैक्स पर भी टैक्स लगाएगा। भाई यहां से अगर मैं कोई वस्तु को 100 रुपए की को 100 पर 15% टैक्स लगा के 115 रुपए बेचूंगा, तो सामने वाला जब 115 रुपए पर वेट लगाएगा तो इसका मतलब टैक्स पर भी टैक्स लग रहा है। तो इसी को कर भार को खत्म करने के लिए, क्योंकि इससे वस्तु की जो कीमत होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसी को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी में कर पर कर नहीं लगता। देखिए अब समझते हैं कि जीएसटी में आखिर कौन कौन से अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया। देखिए इसमें दो प्रकार के कर हैं। पहला है केंद्रीय कर, केंद्रीय कर जो केंद्र सरकार लगाती है। दूसरा है राज्य सरकार, जिन करों की वसूली राज्य सरकार करती है, जो राज्य सरकार के अंडर आते हैं उन्हें राज्य सरकार के कर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहला है उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क हमने पढ़ लिया था, जो वस्तुओं को जो निर्माता होता है वो इसको भुगतान करता है, ठीक है ना। सीमा शुल्क वस्तुओं के आयात पर लगने वाला शुल्क। सेवा कर, सेवा देने पर जो टैक्स देना पड़ता है उपभोक्ता को, वो सेवा कर हो गया, ठीक है ना। उपकर, उपकर को समझिए सेस टैक्स। देखिए इन करों से जो पैसा मिलता है उनका उपयोग सरकार किसी भी तरीके से कर सकती है। जैसे इन करों का जो पैसा मिला उसका किसी योजना में प्रयोग कर लिया। लेकिन सरकार अगर कोई भी अभियान चलाती है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें भी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि वो एक नया टैक्स, हालांकि उसकी वैल्यू कम होगी, बहुत ही कम मात्रा में लगा होगा, उसका इतना भार लोगों पर नहीं पड़ेगा, तो वो ऐसा टैक्स लगा सकती है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो उसमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान टैक्स लगा दिया लोगों पर। तो उससे जो पैसा वसूला जाएगा सेस टैक्स, वो पैसा उसी अभियान के दौरान खर्च किया जाएगा, यानी कि इसको जिस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है उसी उद्देश्य में इसको खर्च किया जाता है, ठीक है ना। ये इसी प्रकार का टैक्स राज्य सरकार भी लगाती है, जिसे भी सेस टैक्स बोलते हैं। अगर राज्य में कोई आपदा आ जाए, कोई बाढ़ से संपत्ति का नुकसान हो जाए, तो उसकी भरपाई करने के लिए सरकार इस प्रकार का टैक्स लगा सकती है, जिसको उसी आपदा की भरपाई करने के लिए सरकार खर्च कर सकती है, ठीक है ना। अब राज्य सरकार के कर होते हैं वेट। वेट तो हमने समझ लिया है कि प्रत्येक जो सामान को बेचा जाता है मूल्य बढ़ाकर उस पर इसको देना पड़ता है। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स भी क्या होता है कि इसे बोलते हैं बिक्री कर। बिक्री कर वस्तुओं को बेचने पर जो टैक्स वसूला जाता है उसे बोलते हैं बिक्री कर। लेकिन याद रखिएगा प्रत्येक बिक्री पर यह लागू नहीं होता, यह तभी लागू होगा जब उपभोक्ता को सामान बेचा जाएगा। जैसे मैं बिस्कुट खाता हूं, जैसे मैं उपभोक्ता हूं, अगर मैं बिस्कुट खरीदूंगा, फाइनल सामान किसको बेचा जाएगा? उपभोक्ता को, जो उसका उपयोग करेगा, तो उसी से यह वसूला जाएगा, ठीक है ना, सेल्स टैक्स। मनोरंजन कर, मनोरंजन क्या होता है? मनोरंजन तो आप समझते हो, फिल्में देखना, कोई भी जिसमें आपको मजा आता है, ऐसी गतिविधियां जिसमें आपको मजा आता है, तो उस पर भी सरकार एक टैक्स वसूलती है। जैसे आप कोई फिल्म देखने गए, कोई भी पार्क वार्क में घूमने गए, कोई भी सर्कस वर्कस, तो उस पर एक टैक्स लगता है। वहां पर भी आपको जो टिकट मिलती है उस पर एंट्री टैक्स, सॉरी एंट्री टैक्स नहीं, मनोरंजन इंटरटेनमेंट टैक्स, तो उसे बोलते हैं मनोरंजन कर। प्रवेश कर मैंने आपको समझा ही दिया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करेंगे तो प्रवेश टैक्स लगेगा, इसे भी राज्य लगाता है। विलासिता कर, विलासिता कर का मतलब होता है लग्जरी टैक्स। जैसे आप बहुत अमीर हो, अरबों खरबों कमा रहे हो, तो आप चाहते हो कि मेरा खुद का विमान हो, जेट विमान, एक विमान हो जिससे मैं यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकूं, तो आपको अगर वो विमान खरीदते हो तो आपको टैक्स देना होता है सरकार को, उसे बोलते हैं विलासिता कर। विज्ञापन कर, विज्ञापन का अगर आपको विज्ञापन देना होता है तो विज्ञापन पर भी एक टैक्स देना होता है, जिसे विज्ञापन कर। जुआ या लॉटरी पर भी एक टैक्स देना होता है, तो ये भी एक टैक्स हो गया। उपकर तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब जीएसटी क्या होता है?
जीएसटी की जो प्रक्रिया उसको समझते हैं, ये किस प्रकार से लगता है, ठीक है ना। देखिए अब समझते हैं कि आखिर जीएसटी किस प्रकार लगता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अब सीएसजी पहला प्रकार है सीजीएसटी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। जो पैसा यानी कि जो टैक्स केंद्र सरकार वसूलती है उसे बोलते हैं सीजीएसटी। अब दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। जो पैसा एसजीएसटी के अंतर्गत वसूला जाता है वह पैसा राज्य सरकार को जाता है। यूटी जीएसटी यानी कि केंद्र यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स के रूप में जो पैसा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार वसूलती है उसे बोलते हैं यूटी जीएसटी, ठीक है ना। तीन प्रकार के टैक्स हो गए, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और एक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार का। अब ये किस प्रकार लगते हैं, जैसे मान लीजिए कि जब वस्तु राज्य के भीतर बेची जाती हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं महाराष्ट्र का उदाहरण ले लेता हूं। अगर महाराष्ट्र के अंदर ही कोई वस्तु बेची जा रही है, एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को बेच दिया, लेकिन वो वस्तु बाहर नहीं गई, महाराष्ट्र के अंदर ही बिक गई, तो उस पर किस प्रकार जीएसटी लगेगा। जैसे वस्तु का मूल्य है 100 रुपए, तो उस पर जीएसटी लगेगा 18%, और 18% में आधा तो जाएगा केंद्र सरकार को और आधा जाएगा उस सरकार को जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह व्यापार हो रहा है। तो ये व्यापार कहां हो रहा है, महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार को जाएगा। जीएसटी लगेगा 18%, इसमें से 9% लगेगा एसजीएसटी। एसजीएसटी यानी कि महाराष्ट्र की सरकार को 9% पैसा जाएगा इसका। 100 रुपए पर 9% कितना होता है, 9 रुपए। और सीजीएसटी होता है केंद्र सरकार को जो पैसा जाएगा टैक्स के रूप में, उसे बोलते हैं सीजीएसटी। तो 9% इस पर सीजीएसटी लगेगा, तो 9 रुपए केंद्र सरकार को जाएंगे। तो कुल मूल्य कितना हो गया, 118 रुपए। तो यानी कि यह वस्तु का मूल्य 118 रुपए है, जिस पर 18 रुपए टैक्स लगा है। 9 रुपए जिस जगह पर ये व्यापार हो रहा है राज्य में उसकी सरकार को जाएगा और 9 रुपए केंद्र सरकार को, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब समझते हैं कि जब वस्तु केंद्र शासित प्रदेश के भीतर बेची जाती हो, भाई हमने राज्य के भीतर तो बेच दी वस्तु, अभी केंद्र शासित प्रदेश के भीतर जब वस्तु को बेचेंगे तो क्या होगा। जैसे वस्तु का मूल्य 100 रुपए, तो इस पर जीएसटी लगेगा 18%, ठीक है। तो जो टैक्स लगेगा 18%, उसका आधा पैसा तो जहां पर ये व्यापार हो रहा है उसकी सरकार को और दूसरा आधा जाएगा केंद्र सरकार को। यहां पर भी यही हुआ था, आधा पैसा जहां पर ये व्यापार हो रहा है और आधा पैसा केंद्र सरकार को। तो 9% पैसा केंद्र सरकार को, तो 9 रुपए लगेगा इस पर टैक्स केंद्र सरकार की ओर से, और 9% लगेगा राज्य सरकार की ओर से, ठीक है। तो कुल मूल्य कितना होगा, 118 रुपए। दोनों में अंतर कोई नहीं है, बस यहां पर जो कौन सा एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी वसूला जा रहा है, ये पैसा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को जाएगा, इसलिए इसको यूटी जीएसटी बोलते हैं, और ये पैसा राज्य सरकार को जाएगा, इसलिए इसको एसजीएसटी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु व्यापार के लिए जाएगी तो किस प्रकार टैक्स लगेगा। देखिए अगर पंजाब का कोई व्यक्ति है जो राजस्थान के किसी व्यक्ति को एक पंखा बेचता है, ठीक है। अगर ये पंखा मान लीजिए कि 100 रुपए का है, यहां से पंखा इस डिब्बे में गया, 100 रुपए का है, 100 रुपए का है ये पंखा, तो इस पर कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, जो कि केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है ना। जब भी कोई दो राज्यों के बीच में ये एक राज्य या एक केंद्र शासित प्रदेश या फिर दोनों केंद्र शासित प्रदेश, इन तीनों स्थितियों में व्यापार होगा तो कौन सा आईजीएसटी लगेगा, इसे बोलेंगे एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, जिसे केंद्र सरकार लगाएगी, ठीक है ना। देखिए आईजीएसटी 18% लगेगा, तो 100 रुपए पर 18% कितना हो, 18 रुपए। तो जो राजस्थान का व्यक्ति है इस पंखे के लिए कितना मूल्य चुकाएगा, पंजाब के उस दुकानदार को 118 रुपए इस व्यक्ति को दे देगा, ठीक है।
अब आईजीएसटी के दो हिस्से हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखिए सीजीएसटी तो जो टैक्स का पैसा है वो तो केंद्र सरकार को जाएगा, लेकिन एसजीएसटी किसको जाएगा आप सोच रहे होंगे। तो एसजीएसटी इसमें दो राज्य है, एक तो पंजाब है और राजस्थान। आईजीएसटी में जो एसजीएसटी टैक्स का पैसा है वो उस राज्य को जाएगा जिस राज्य में वस्तु का उपयोग होता है। अब आप यहां पे देख सकते हो कि यहां से अगर पंखा राजस्थान में गया है तो हवा कौन खाएगा भाई, यहाँ का राजस्थान का व्यक्ति तो उसका उपयोग करेगा ना। तो एसजीएसटी का हिस्सा राजस्थान की सरकार को जाएगा, ठीक है। तो जब भी दो राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश या एक राज्य या फिर दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हो, इनके बीच में व्यापार होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों अब समझते हैं कि जीएसटी के लिए आखिर कौन पंजीकरण कराते हैं और कौन से व्यापारी जीएसटी वसूलते हैं, सरकार को जीएसटी का भुगतान करते हैं। देखिए जीएसटी का पंजीकरण कराने के लिए यानी कि वही व्यापारी आपका जीएसटी लेंगे जो जीएसटी के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। अब जीएसटी के पंजीकरण कराने के लिए क्या सीमाएं हैं, देखिए 31 मार्च 2019 तक यदि कोई व्यापारी न्यूनतम 20 लाख रुपए तक का एक वर्ष का व्यापार करता है सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अगर 20 लाख का व्यापार करता है तो वो जीएसटी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, ठीक है ना। और विशेष श्रेणी के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, देखिए विशेष श्रेणी के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में एक तो पहाड़ी राज्य आते हैं, दूसरा उत्तरी पूर्वी राज्य आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, इस प्रकार के राज्य, ठीक है ना। इनके लिए सीमा न्यूनतम 10 लाख रुपए है। यदि इससे ज्यादा का कारोबार करेगा तो उसे तो पंजीकरण कराना जरूरी होगा, ठीक है ना। न्यूनतम इतना कारोबार होना चाहिए। ये केवल वस्तुओं के लिए है, सेवाओं के लिए इसके बाद में पढ़ेंगे, वस्तु के लिए, ठीक है ना। इस नियम में चेंज करके 31 मार्च 2019 तक की था ये सीमा 20 लाख और 10 लाख। लेकिन 31 मार्च 2019 के बाद 1 अप्रैल 2019 से क्या हुआ कि सामान्य श्रेणी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यदि कोई व्यापारी वर्ष का कारोबार करता है 40 लाख रुपए का तो उसे जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। दूसरा विशेष श्रेणी के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस सीमा को 20 लाख कर दिया गया, ठीक है ना। अब सेवाओं के लिए पढ़ते हैं। देखिए सेवाओं के लिए ये सेवाएं, देखिए यदि कोई व्यापारी एक वर्ष में न्यूनतम 20 लाख रुपए की सेवाओं का कारोबार करता है सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तो उसे जीएसटी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सीमा कितनी थी, 10 लाख रुपए। लेकिन इसको 1 अप्रैल 2019 में भी कोई चेंज नहीं किया गया। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सीमा 10 लाख थी और सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए भी 20 लाख ही रही, ठीक है, ठीक है ना। दोस्तों अब हम समझते हैं कि जीएसटी में आखिर वस्तु की जो कीमत है वो किस प्रकार कम होती है और वस्तुओं की कीमत को किस प्रकार प्रभावित करता है। और एक ही वस्तु की कीमत में अगर पिछले की व्यवस्था को लागू करते हैं और जीएसटी की को लागू करते हैं तो आखिर वस्तु की कीमत में कितना फर्क आता है, ठीक है ना। तो उससे पहले समझिए कि इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। देखिए कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति जो व्यापार करता है वस्तु को खरीद रहा है किसी अन्य व्यापारी से, अगर 500 रुपए में खरीदता है इस पर 10% टैक्स लगेगा, यानी कि 10% जीएसटी देना होगा इस व्यापारी को। इसे पी नाम देते हैं, पी व्यापारी को 10% जीएसटी देना होगा। तो 500 रुपए की वस्तु पर 10% जीएसटी कितना लगेगा, 50 रुपए। तो 550 रुपए में यह वस्तु खरीदेगा। तो इनपुट जीएसटी क्या होता है कि वस्तु को खरीदते समय जो टैक्स दिया जाता है उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। इसने खरीदते समय 50 रुपए टैक्स दिए तो इनपुट टैक्स कितना हो गया, 50 रुपए। अब समझते हैं आउटपुट टैक्स। जब ये व्यापारी वस्तु को बेचेगा तो 550 में इसने खरीदा, तो अगर मान लो ये 50 रुपए का फायदा चाहिए इसको तो 60 रुपए में 600 रुपए में बेचेगा। इस पर 10% टैक्स वसूलेगा जीएसटी, तो कितने में बेचेगा, 660 रुपए में। तो इसने वस्तु को बेचते समय जो टैक्स वसूला उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। कितना वसूला, 60 रुपए। भाई 60 रुपए 10% लिया ना, तो इसे बोलेंगे आउटपुट टैक्स।
और इसे बोलेंगे इनपुट टैक्स। अभी दोनों का क्या संबंध है? देखिए, किसी भी वस्तु पर जो टोटल टैक्स होता है ना, कुल टैक्स एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट में, वो उसके आउटपुट टैक्स के बराबर होता है। जैसे समझिए कि इस व्यक्ति ने 600 रुपए की वस्तु पर 60 रुपए का टैक्स लगाया, यानी कि 600 प्लस 60 रुपए। तो ये अपने पास रख लेगा। 60 रुपए इसे सरकार को अदा करने हैं भाई, ये तो टैक्स किया ना, तो ये टैक्स के सरकार को देने हैं। अब आप सोच रहे हो कि 60 रुपए सरकार को देगा, नहीं। देखिए, जीएसटी में क्या होता है कि अगर आपने वस्तु है, वस्तु पर रसीद मिली इसको, क्योंकि इसने कितने में खरीदी, 550 रुपए में, तो वस्तु को खरीदते समय जो टैक्स दिया ना, वो बेचते समय वाले टैक्स से कम हो जाता है। क्योंकि इसने 50 रुपए तो खरीदते समय दिए, बेचते समय कितना देना है इसको, 60 रुपए। तो 50 रुपए 60 से कम हो जाएंगे, केवल इसे 10 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो जीएसटी किसके बराबर होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना था? 60 रुपए। इसे इस वस्तु पर, इस व्यापारी को इस वस्तु पर 60 रुपए टैक्स देने हैं कुल टोटल, लेकिन इसने 50 रुपए पहले दे दिए हैं, तो अब केवल 10 रुपए देने बाकी है। तो इसी प्रक्रिया के कारण वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा वर्तमान व्यवस्था में। ठीक है ना? कैसे कम होगा, उदाहरण से समझिए। ये जीएसटी के बिना की व्यवस्था है, यानी कि जीएसटी के पहले की व्यवस्था। जैसे एक ए व्यापारी है, 100 रुपए में कोई वस्तु बी को बेचता है। हम टैक्स की, देखिए, तुलना करने के लिए हमें दो चीजें माननी पड़ेगी। कौन कौन सी? पहली चीज है कि हमें टैक्स की दर समान रखनी पड़ेगी भाई, तभी तो तुलना कर पाएंगे। इसमें भी टैक्स की दर समान रखनी पड़ेगी, इसमें भी। और दूसरी कि जो पहले बी व्यक्ति को फायदा हो रहा था जितने रुपए का, वही फायदा अभी भी होना चाहिए भाई। अगर फायदा बराबर होता है तब भी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो इसका मतलब अभी की व्यवस्था अच्छी है। अगर इसको वस्तु की कीमत तो ऐसे भी कम हो सकती है कि इसको कम लाभ दे दो अभी बी को, लेकिन हमें बी को भी समान लाभ देना है। ठीक है ना? तो करते हैं इसको। देखिए, ए व्यापारी है, बी व्यापारी को कोई सामान बेचता है 100 रुपए का, लेकिन ये 10% टैक्स वसूलता है, तो कितने में बेचेगा? 110 में। ठीक है? अभी बी व्यापारी भी इसको फायदा चाहिए, तो ये 40 रुपए इसमें ऐड करके 150 रुपए में इसको बेचेगा, लेकिन 10% टैक्स के साथ। इस वस्तु की 10% टैक्स लगेगा तो कितना? 15 रुपए टैक्स लगेगा। तो 165 रुपए वस्तु का मूल्य हो गया। यानी कि ए व्यक्ति से जब वस्तु सी के पास पहुंची तो कितने हो गए? 165 रुपए। ठीक है? अब इसी में इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं जीएसटी के साथ। इसको याद रखिएगा, ये इनपुट आउटपुट को, इसको अभी काम में लेंगे। देखिए, ए व्यापारी बी को 100 रुपए में कोई वस्तु बेचता है 10% टैक्स के साथ, 10% जीएसटी के साथ, तो कितने में बेचेगा? 110 रुपए में। अब आप एक बात याद रखिएगा कि बी को कितने का फायदा होना चाहिए? 40 रुपए का, क्योंकि यहां 40 का फायदा हुआ है। दूसरा एक बात और ध्यान रखना कि इसने जो टैक्स दिए हैं यहाँ पे 10 रुपए, बी ने भाई खरीदते समय जो टैक्स दिया है इनपुट टैक्स, यहां पर तो इसको वापस नहीं मिलेगा, ये तो सरकार को गया, लेकिन यहां पर इसका फायदा है इसको, क्योंकि इसको जब अब ये इसको बेचेगा सी को बेचेगा 40 रुपए बढ़ाकर, सॉरी 40 रुपए नहीं, कितने रुपए बढ़ाएगा आप खुद बताइए। इसको फायदा चाहिए 40 रुपए का। ठीक है? यहां पर बी ने 40 रुपए बढ़ाए, क्यों बढ़ाए? क्योंकि इसने जो 110 रुपए में खरीदी उसमें 10 रुपए भी इसके गए सरकार को, 10 रुपए वापस नहीं आएंगे। अगर ये 10 रुपए वापस आ जाते तो ये 40 रुपए का फायदा लेने के लिए क्या करता? केवल 30 रुपए बढ़ाता। लेकिन यहां तो 10 रुपए वापस आएंगे ना भाई, इनपुट टैक्स, तो इसलिए ये केवल 30 रुपए बढ़ाएगा। 30 रुपए बढ़ाएगा तो वस्तु को कितने में बेचेगा? 140 रुपए में। 140 रुपए पर 10 रुपए का 10 का टैक्स लगेगा, 10% टैक्स कितना होता है? 14 रुपए। तो वस्तु का मूल्य हो गया 154 रुपए, यानी कि सी व्यक्ति को 154 रुपए में बेची जाएगी। बी जो व्यापारी है उसको सरकार को 14 रुपए टैक्स में देने हैं। ठीक है? अब वहीं इस थ्योरी को काम में लेते हैं। यह थ्योरी क्या करती है कि किसी व्यक्ति को, व्यापारी को किसी वस्तु पर कितना टैक्स देना होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स।
तो इसने आउटपुट टैक्स देना है 14 रुपये, जबकि सरकार को रसीद दिखाएगा कि मैंने पीछे इस पर 10 रुपये टैक्स दे दिए हैं, तो 10 रुपये टैक्स कट जाएंगे, तो इसे कितने देने होंगे, केवल 4 रुपये। 4 रुपये देगा, तो 4 रुपये जाने के बाद इसके पास कितने रुपए बचे, 14 रुपये में से 10 रुपये, तो कुल इसके पास आए 150 रुपये। क्योंकि इसने पीछे जो 10 रुपये दिए थे वो अगर हटा ले और 100 रुपये इसकी जो यहाँ पर मूल्य था वो हटा ले, तो 110 रुपये हट गई, बचे प्लस 40 रुपये। ठीक है ना, तो इसको 40 रुपये का फायदा हो गया इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स व्यवस्था की वजह से। तो यानी कि 40 रुपये इसको फायदा हो गया। फिर भी वस्तु का मूल्य कितना हुआ, 154 रुपये, यहां कितना हुआ, 165 रुपये, तो फर्क आया ना। ठीक है, तो जीएसटी के साथ में इनपुट आउटपुट टैक्स की वजह से इस व्यवस्था में कर पर कर नहीं लगता। इसमें क्या हुआ था, 110 रुपये पर भी कर लगा, यहां पर 10 रुपये टैक्स लगा, यहां पर इस 10 रुपये पर भी टैक्स लगा, लेकिन यहां पर यह टैक्स नहीं लगा। 100 रुपये पर 10% टैक्स लगा, तो 110 में इसने बेच दिया। ठीक है, इसमें कर पर कर नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर इसने बी ने 100 रुपये में वस्तु का जो मूल्य था वो 100 रुपये था और 10 रुपये उस पर टैक्स थे। इसने क्या हुआ, 100 रुपये की वस्तु पर 40 रुपये बढ़ाई, जो कि इसका फायदा, इसको 40 का ही तो फायदा हुआ। तो यानी कि अगला टैक्स किस पर लगा, 140 रुपये पर। पहला टैक्स 100 पर, दूसरा 140 पर, तो ये तो फायदा है, 40 तो इसको फायदा है, 100 वस्तु का मूल्य है, तो टैक्स केवल वस्तु के बढ़ाए हुए मूल्य पर ही लगा। ठीक है ना। देखिए अब जीएसटी का बैंड रेट समझते हैं, यानी कि जीएसटी कौन सी वस्तुओं पर किस प्रकार लगता है। देखिए सभी वस्तुओं पर जीएसटी समान नहीं लगता। कुछ वस्तुएं, जैसे कुछ वस्तुएं खाने पीने की वस्तुएं, दूध हो गया, लस्सी हो गया, सब्जियां हो गया, जो हम खरीदते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, 0% जीएसटी। ठीक है ना। दूसरी है एलपीजी, डोमेस्टिक गैस, जो हम घर में यूज करते हैं एलपीजी, उस पर 5% जीएसटी लगता है। और भी इसमें कई प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं हैं जिन पर 5% जीएसटी लगता है। ठीक है ना। घी, बादाम, छाता, इसमें और भी वस्तुएं थी, लेकिन मैंने जो आपको काम आती है वो बता दी। इस पर 12% जीएसटी लगता है। ये आपको काम नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको एक आईना दिखाने के लिए बता दिया कि इसमें क्या क्या टैक्स लग सकता है। ठीक है ना। इस पर 12%। विद्युत उपकरण हो गए और भी इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हो गए, जिन पर 18% जीएसटी लगता है। 5 ये विलासिता की वस्तुएं, यानी कि लग्जरी वस्तुएं। अगर आप बहुत अमीर हो, आप पैसा कमाते हो, अगर आप अपने लिए कोई प्राइवेट प्लेन खरीदना चाहते हो, जेट खरीदना चाहते हो, तो आपको 28% जीएसटी के साथ खरीदना होगा, टैक्स देना होगा। ठीक है ना। अब लास्ट है जीएसटी के इफेक्ट। देखिए जीएसटी कब लागू हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी जो नियम बनाने के लिए जीएसटी एक परिषद होती है, यानी कि जीएसटी की एक संस्था होती है जो सभी इसकी पूरी प्रणाली का काम करती है। इसमें एक तो केंद्रीय मंत्री होता है और एक सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो इस संस्था में काम करते हैं। ठीक है। जीएसटी परिषद का जो सचिवालय है वो दिल्ली में है। सचिवालय कहाँ है इसका, दिल्ली में। ठीक है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जीएसटी परिषद का गठन किया जाए। कौन से संविधान अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 279A के तहत। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।